लेवल 1, जिसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, कुछ इंडेक्स है। फर्स्ट पेज में मिलेगा टॉपिक्स, जिसमें 1 से लेकर 13 टॉपिक हैं। एक अकाउंटेंट को डेबिट क्रेडिट में इतनी अच्छी पकड़ होना चाहिए, जैसे हिंदी लैंग्वेज बोलते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, वैसे समझिए इसे भी एंट्री करते समय हिचकिचाहट ना हो, आराम से बेहिचक कहते हैं ना, एंट्री आ जाना चाहिए। इतनी पकड़ अगर है तब अकाउंटेंट बन पाओगे ढंग के, नहीं तो ऐसे ही बिखरते रहोगे। इस चैप्टर का यही हमारा मकसद है, अकाउंट्स का लेवल 1 लेवल 2 मिला करके, कि कैसे भी एंट्री होगा आराम से हम कर लेंगे। लेकिन इसके साथ आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें जो प्रैक्टिस करवाएंगे तो प्रॉपर करना पड़ेगा, नहीं तो आप फंसोगे जिंदगी में हमेशा। चाहे आप कॉमर्स कैंडिडेट बैठे हैं या नॉन कॉमर्स बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए दोनों जीरो। हम वहां से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 टॉप में देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस है पहला इंडेक्स, उसकी शुरुआत करते हैं। किसी भी जगह जाएंगे सबसे पहले तो यह समझ में आता है कि जिस कंपनी में हम जा रहे हैं वो करती क्या है, बिजनेस क्या कर रहा है। कुछ ना कुछ बिजनेस हो रहा है, तभी वो मेरे को रखा है अकाउंटेंट में। लेन देन चल रहा है। जैसे नीचे कपड़े की दुकान देखिएगा, बहुत भरा पड़ा है, ये भी एक छोटा सा दुकान है। यहाँ भी ग्राहक आते हैं, पैसे देते हैं, ये भी सामान खरीदता है, बेचता है, इसका भी काम चल रहा है। यहाँ भी इसको अकाउंटिंग नीड पड़ती है, हिसाब किताब रखना पड़ता है, कितना का सामान खरीदा, कितना बेचा। अब ये अलग बात है कि छोटा बिजनेस है, इसलिए ये कहते हैं यार अकाउंटेंट को मैं 20,000 दूं, 25,000 दूं, उतना काम भी नहीं है, ये खुद ही कर लेते हैं, मालिक खुद कर लेता है। लेकिन अगर यही थोड़ा बिजनेस बड़ा मान लिया जाए, जहाँ की ओनर कर ही नहीं सकता है, तो ऐसे में नीड पड़ती है कोई हिसाब किताब मेंटेन करने वाला। तो इसीलिए अकाउंटेंट की नीड पड़ना स्टार्ट हुआ। तो ऐसी छोटी मोटी कंपनी जो दुकानें देख रहे हो, ऐसा तो नीड भी नहीं पड़ती है कि उनके 20-25,000 देने की हैसियत है भी नहीं अकाउंटेंट को, उतना काम ही नहीं है देखा जाए तो। वो खुद ही कहते हैं हिसाब हम खुद बना लेंगे। तो ऐसे में नीड नहीं पड़ती है। बट इनका बिजनेस जो है वो बिजनेस कहलाएगा ट्रेडिंग बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें गुड्स खरीदते हैं, यानी सामान, गुड्स मतलब गुड्स सामान होता है जिसको हम खरीद करके बेचते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। तो हमने गुड्स खरीदा है और उसको बेच दिया है प्रॉफिट के ऊपर, यानी खरीदना बेचना काम। जैसे कपड़े का बिजनेस है यहाँ पर, तो कपड़े खरीदते हैं फिर बेचते हैं, कपड़े खरीदते हैं बेचते हैं मुनाफा लेकर के, तो इनका बिजनेस कहलाता है ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, इनको नीड नहीं पड़ रही है अकाउंटेंट को, बात अलग है। बट अगर हम बात करें कि सेक्टर 37 में या सराय के पास में आपकी बिग बाजार है, ठीक है, या रिलायंस फ्रेश का नाम ले लीजिए, रिलायंस फ्रेश। आप रिलायंस फ्रेश में गए होंगे तो देखा होगा कि वही काम कर रहा है, ट्रेडिंग का काम कर रहा है। कपड़े भी बिक रहे हैं तो सामान भी बिक रहे हैं, ग्रोसरी बिक रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है, दुकान बड़ी हो गई। अब सोचो, वहां पर ओनर बोले, जो फ्रेंचाइजी लिया वो बोले कि नहीं मैं तो खुद ही कर लूंगा सब कुछ, क्या संभव है? नहीं। तो वहां पर नीड पड़ रही है अकाउंटेंट। तो जैसे जैसे बिजनेस विस्तार होता है, बड़ा होता है, फिर अकाउंटेंट की नीड पड़ने लगती है, क्योंकि ओनर के हाथ से जाने लगता है अकाउंट हिसाब किताब। इसलिए ऐसे फर्म जहां पर के सामान बेची खरीदी जाएगी उसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। तो हो सकता है कि आपकी जॉब ट्रेडिंग बिजनेस में भी लग जाए, पता नहीं है मेरे को, और आपको भी पता नहीं है, जिंदगी इतनी लंबी है, कभी यहाँ छोड़ा वहां पकड़ा, यहाँ छोड़ा वहां पकड़ा, चलता रहेगा। तो ट्रेडिंग बिजनेस में लगा है तो उसकी क्या क्या पढ़ाई करेंगे हम आगे देखेंगे। दूसरा बिजनेस बाजार में है जिसको है बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उसका क्या काम है? उसका काम इतना ही है कि जो चीजें बिकी है, यानी ट्रेडिंग में जो सामान खरीद के बेचा जा रहा है, वो सामान बनाता भी तो होगा कोई, तो बना करके अगर बेच रहे हैं, आपका काम सिर्फ इतना ही है, बनाना है फिर बेचना है, बनाकर बेच रहे हैं। जैसे लकड़ी लिया और लकड़ी से आपने बनाया फर्नीचर, टेबल चेयर सब बनाया, तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब लकड़ी से आपने बनाया फर्नीचर, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। फिर आपसे खरीदा ट्रेडिंग वाला, तो एक दूसरे के रिलेटेड है। यानी पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बड़ा बिजनेस है जो बना करके इसे देता है, और फिर ये बाजार में बेचता है। ये ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हो सकता है छोटे व्यापारी है, जैसे गली में आपके बैठा हुआ कोई लकड़ी कारपेंटर है, तो वो क्या करेगा भाई, वही बनाता वही बेचता है। तो मतलब खुद मैन्युफैक्चरर है और खुद ट्रेडर भी है, यानी खुद ही बनाता है खुद ही बेचता है, किसी दूसरे को नहीं देता है बेचने के लिए। तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। आप पास में देखिएगा, बॉर्डर के पास में डीएस डोर देखा होगा, बड़ी बिल्डिंग दिख रही होगी, डीएस डोर भी मैन्युफैक्चरर है, वुड का लकड़ियों का साथ करते हैं। आप सोचिए इतनी बड़ी बिजनेस है, नीचे से ऊपर इतना बड़ा बिल्डिंग है, क्या वहां मालिक बोले खुद मैं अकाउंटिंग करूं बैठ करके? संभव नहीं है। तो ऐसे जगह पे नीड पड़ती है अकाउंटेंट, लेकिन उसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस।
तीसरा बिजनेस है आपका सर्विस बिजनेस। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो सिंपल ये भी एक बिजनेस है। तो ये बिजनेस सर्विस है, ना तो मैं कोई चीज़ सामान खरीद के बेच रहा हूँ, ना तो कोई चीज़ बना रहा हूँ, बल्कि जो मेरे अंदर स्किल है, जो आप चाहिए वो अकाउंटिंग का, वो एडुकेट कर रहा हूँ आपको। दिस इज सर्विस। हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर के पास जब जाते हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर जो अपनी स्किल है वो आपसे शेयर करता है, आपसे इलाज हो जाता है, तो वो हो गया सर्विस। आप टेली कम्युनिकेशन का यूज करते हैं सर्विसेज, वो हो गया सर्विस बिजनेस। तो सर्विस बिजनेस में स्किल सेल की जाती है मनी के लिए, पैसों के लिए। हम्म। हाँ, जो छोटे, देखिए यहाँ पर सिंपल समझिए, जो रेडी पे बेचते हैं, तो दो चीजें बिक रही है रेडी पे, आप देख रहे होंगे ठेले पे बेच रहा होगा। एक तो बेच रहा है एप्पल, बनाना, फ्रूट्स, फल, तो उसको तो नहीं बना रहा खुद से, तो वो कौन सा हो गया, ट्रेडिंग। दूसरा चाट पकौड़ा बेच रहा होगा, वो रॉ खरीदता है चीजें, जो भी लाता होगा, बनाता है, फिर बेचता है, तो उसके लिए क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो बिजनेस कैटेगरी है, लेकिन बहुत ही छोटा सा, ऐसे छोटे 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 बड़े हो जाते हैं। अब चलिए चाट पकौड़े का नाम ले रहे हैं, बनाने वाली बात करेंगे, तो चलते हैं हल्दीराम। कैटेगरी सेम ही है, देखा जाए वो ठेले की बात कर रहे हैं आप लोग, वो बड़ा, अब सोचो वो ठेले वाला तो खुद ही रख लेगा हिसाब, हाँ आज आया इतना रुपया, खुद लिख लेगा, लेकिन वो क्या लिख पाएगा, संभव नहीं। तो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, काम वही रहता है, लेकिन जैसे जैसे दायरा बढ़ने लगता है, हमें फिर एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने लगती है, उस एरिया का एक्सपर्ट, यानी कि अकाउंटिंग एक्सपर्ट। इसीलिए हम बैठे हैं कि हर प्रकार के बिजनेस के बारे में हम जान पाए, कि हम हिसाब किताब कैसे रखेंगे, उनके लिए कितना मदद कर पाएंगे, कितना कारगर होंगे, कितना एक्सपर्टाइज होंगे, इन्हीं को लेकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जिस बिजनेस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, देखिए पहले मैं जॉब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पहले तो इंटरव्यू निकालोगे तब तो जॉब लगेगी, इसीलिए पहले इंटरव्यू की बात करेंगे, जिस कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा, आप गूगल पे या किसी से भी, जैसे मान चलिए कि आपने खुद से जा रहे हैं नेट के थ्रू या हमारे थ्रू जा रहे हैं, किसी के थ्रू जा रहे हैं, भाई बंधु दोस्त कैसे भी जा रहे हैं, पहले आप पता करिए कि वो बिजनेस करता क्या है। ऐसे नहीं कि एड्रेस लिया निकल गए, क्या करता वहां जाने, वहां जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारी बिजनेस क्या कर रही है, जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे क्या पता, मुझे तो भेज दिया बस। ऐसा बिल्कुल गलत आदत है। पहले आप पता करिए, जहां जो भेज रहे हैं, या नेट पे अवेलेबल है तो नेट से पता करिए कि वो ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। ठीक है, तभी इंटरव्यू देने में मजा आएगा, क्योंकि वो बातों को फंसाएगा कि जहां आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, पता ही नहीं है क्या है। तो समझ में आ गया, तो यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी तीन हो गया, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। क्लियर है। चलिए, इसके बाद ये तीनों बिजनेस कर सकते हैं, अकेले रह करके भी, दो मिल करके भी, तीन मिल करके भी, ग्रुप मिल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस दायरे पर डिपेंड कर, अभी जैसे मैंने बोला कि ठेले पे कोई बना के बेचता है कुछ चाट पकौड़ा, ये तो अकेला बंदा करता है। अगर अकेला बंदा करता है, दैट कॉल्ड द प्रोप्राइटरशिप फर्म। लेकिन उसके पास भी एम्प्लाई होते हैं, करते हैं ना, सर्व करने वाला, प्लेट धोने वाला, कुछ भी होता है भाई, नीड तो पड़ती है ना, लेकिन मालिक एक है। अगर किसी बिजनेस का ओनर एक हो, एम्प्लाई दो तीन चार पांच, एज पर नीड, जितना जरूरत है उसके हिसाब से, दैट कॉल्ड द प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। लेकिन जहां ओनर दो तीन चार पांच हो, ऐसे में पार्टनरशिप फॉर्म कराएंगे, दो तीन चार मिल करके, लेकिन इसे रजिस्टर्ड करा लीजिएगा तो कंपनी हो जाएगी। कंपनी बोले तो प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। अब ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी जो देख रहे होंगे, वो कुछ भी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको प्रोप्राइटरशिप में करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। ट्रेडिंग बिजनेस है, जैसे मैंने बोला कि हल्दीराम को लेकर चलते हैं, तो हल्दीराम लेके चलिए, तो हल्दीराम सिंपल बात है, बड़ी यूनिट हो गई है, वो कंपनी बनकर चला रहा है। लेकिन एक ठेले वाले की बात करिएगा, तो सिंपल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चला रहा है, वही काम वही है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है इसमें से। तो कोई भी बिजनेस कैसे भी कर सकते हैं, अकेले रहकर, दो चार मिलकर के, जैसे भी। तो सेकंड बात उठता है कि अगर मालिक के हिसाब से फर्म को तीन पार्ट में बांटा गया है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। और बिजनेस के नजरिया से, बिजनेस करने के नजरिए से बांटा गया है तीन पार्ट में, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस, तीन प्रकार के। अब जरा लेके चलते हैं फिर से यहाँ पर, कि यहाँ पे मैंने शीट पे लिखा है कि अगर बिजनेस थोड़ा बड़ा है, तो उस बिजनेस का एक पैन कार्ड के साथ जीएसटी नंबर होता है, जो ऑलरेडी बार बार मैं पुराने कैंडिडेट को बता चुका हूँ। तो जीएसटी नंबर 15 नंबर के टोटल होते हैं। अगर जीएसटी नंबर अगर चेक करिएगा उसके बिल के इनवाइसेस के ऊपर, तो पता चलेगा कि फर्म कैसा है। यदि जीएसटी नंबर में आप शुरुआती के दो कोड देखेंगे, तो न्यूमेरिकल कोड होता है, ये प्रेजेंट करता है स्टेट को, जैसे 07 लिखा हुआ है अगर आपको,
तो वो प्रेजेंट करता है कि वो दिल्ली का कोड है, यानी व्यापारी दिल्ली का है। इसके बीच में पैन कार्ड होते हैं, इस पे चौथे पे आपको अगर पी लिखा हुआ है तो वो होगा आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, मतलब अकेला मालिक का बिजनेस। अगर आपको चौथे पे एफ लिखा है तो पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब दो तीन चार मिलकर के फॉर्म तैयार कर रखा है। और चौथे पे सी लिखा हुआ है तो मतलब कंपनी है। यहाँ से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। मान के चलिए इंटरनेट पे आपने ढूंढा किसी कंपनी के बारे में, फर्म के बारे में, और ऐसा जीएसटी नंबर मिल गया, तो आप वहां से पकड़ सकते हैं कि ये फर्म किस प्रकार की है। तो ऐसा है, बट अभी इसकी ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि अभी कुछ कैंडिडेट तो अभी बिल्कुल जीएसटी में टच भी नहीं किए हैं, तो उनको ज्यादा पता नहीं चलेगा। तो हम बाद में जिक्र जिक्र कर लेंगे। फिलहाल तो आप यहाँ फोकस करिए कि बिजनेस की टोटल 6 कैटेगरी हो गई। 3 कैटेगरी बिजनेस के नेचर के हिसाब से हो गया, और 3 कैटेगरी एज पर ओनर के हिसाब से हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, इवन घर पे जा करके आपको डिफाइन भी करना है। जैसे ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, आपको लग रहा है हाँ समझ में तो आ गया मेरे को, बस समझ में अंदर आया है, बाहर नहीं आया है। ये एकेडमिक नहीं है जा करके कि सोचेंगे लिखेंगे, सोचेंगे लिखेंगे। वहां तो सामने बोलना है। नहीं बोला निकल जा भाई। तो इसीलिए आज से ही प्रैक्टिस चालू करिए नए कैंडिडेट्स, कि हर एक चीज जो मैं करा रहा हूँ घर पे जा करके सेम डायलॉग अब अपने लैंग्वेज में, हिंदी में आता है स्ट्रॉन्ग तो हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश तो इंग्लिश में कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। लैंग्वेज के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाउंटिंग लाइन में। तो आप उसके हिसाब से एक बोलने के लिए, बताने के लिए आना चाहिए। नहीं तो आप सामने पूछूंगा ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, बोल भी नहीं पाओगे। तो ये गलत है। हाँ जी। ये मैन्युफैक्चरिंग जो आप कह रहे हैं, तो कोई आदमी खुद ही सामान खरीदेगा, खुद का बनाएगा, खुद ही बेचेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आ जाएगा। तो जैसे कि आप बाहर बेचते हैं, हाँ बिल्कुल बनाते हैं और उसके लिए हाँ नहीं नहीं, बनाते हैं बेचते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ गया। क्यों, देखो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करोगे, कभी ना कभी तो देना बेचना पड़ेगा। खुद ही बना दिया, खुद ही बेच रहा है, तो तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना। मैन्युफैक्चरिंग हाँ, और बना करके वो बेच रहा है, लेकिन वो बेच किसको रहा है, तो बिजनेसमैन को। तो वो जो खरीद रहा है उसके लिए ट्रेडिंग हो गया। तो ये है वो ट्रेडिंग में वो चल ट्रेडिंग में चला गया। ठीक है, लेकिन मैं बना रहा हूँ तो बनाऊंगा तो घर पे रखूंगा नहीं, मेरे जो बेचना है, हमारे बिजनेस है ना भाई, बना के बेचना है। तो मेरा ये कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक, ऐसा होता है। चलिए, और कोई कंफ्यूजन? नहीं। हाँ, ठेकेदार क्या है, सर्विस बिजनेस है। तो उसके पास स्किल है। नहीं, स्किल है ना। ठेकेदार में क्या होता है, ठेकेदार में स्किल आपको सर्व कर रहा है ना। आप घर बनवाने के लिए आपने किसी आपके 100 गज का प्लॉट है, घर बनवाने के लिए आपने किसी को ठेकेदार को बुलाया, तो क्या हुआ भाई, घर बनवाना है तो ऐसा नहीं है कि भैया एक घर है ले लो। वो तो भैया टेक्निकल चीज है ना, वो बनवाएगा। तो वो आपका बिजनेस सर्विस बात है। ठीक है, कि कोई रेडीमेड लेकर तो आपको बेच नहीं रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करके तो नहीं दे रहा आपको। आपका प्लॉट है, बंदे लाएंगे, सर्विस देंगे, बना के आपको दे देंगे। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। मतलब रेस्टोरेंट टाइप भी सर्विस, सिंपल, क्योंकि सेवा दे रहे हैं ना, सर्विस है। हाँ जी, और कुछ? हम्म वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, सर्विस भी दे रहे हो। हम्म देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर लेता हूँ कि अभी कोई भी जैसे ये इसका ले लो ना, हल्दीराम की बात कर लेते हैं। हल्दीराम में क्या होता है कि अगर आपको सीधा मिठाई चाहिए, हमें वहाँ बैठ के खाना नहीं है, हमें सिर्फ मिठाई चाहिए, तो वो कहीं से खरीद के तो ला नहीं रहा है, बना रहा है खुद ही, और आपको बेच रहा है। तो पहली कैटेगरी होगी मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे तो वहीं पर बैठ के खाना है, कुछ और बनवा करके कस्टमाइज करा के जैसा भी है, तो फिर सर्विस देगा वो। तो एक ही टाइप का बिजनेस दोनों भी फॉलो कर सकते हैं। अब आइए जरा, अगर सबको 2 और 3, पहले 1 और 3 की बात कर लेते हैं। मान चलिए कोई ऐसा हल्दीराम जैसा कोई भी आप आउटलेट ले लेते हैं, वो खुद नहीं बनाती है, कहीं से खरीदा फिर बेचा। बट खरीदा बेचा तो ट्रेडिंग, लेकिन बैठ के भी आपको सर्विस दे रहा है कि भैया खा लो यहीं पर। तो 1 और 3 में आ गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर। तो कोई भी एक बिजनेस 2 कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है। हाँ, पूछिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है अब? चलिए, तो अब जरा लेकर चलते हैं यहाँ पर कि आपकी
इंटरव्यू या जॉब कहीं भी लग रहा है, आपका बिजनेस चाहे ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी, मैंने बोला कि आपको तभी कॉल आएगी या तभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यही तभी जॉब कर सकते हैं जब उसका बिजनेस बड़ा है। छोटा बड़ा बिजनेस वाला तो खुद ही संभाल लेता है। ठीक। तो उसमें हमें करना क्या होगा? उसमें कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा में जो चीजें हो रही हैं उसे अकाउंटिंग भाषा में लिख देना होता है। जैसे एग्जांपल तोड़ लेता हूँ। मान चलिए आपको अकाउंटेंट रखा और उसने बोला कि देखो भैया, अभी देखा सामने रेंट मकान मालिक का आया भैया, आपको रखा है, अकाउंटिंग का रखा है, तो रेंट पेड कर दिया मैंने, देखो 50,000 रुपये रेंट पे कर दिया मैंने। और कैसे भाई? तो बाई चेक किया है मैंने, चेक दिया है। ठीक है, बाई चेक। चेक कौन सा बैंक का दिया? तो एसबीआई बैंक का दिया है। तो रेंट पेड किया है 50,000 बाई चेक, एसबीआई के थ्रू से हमने पेड किया। उसने बोला, ओनर ने बोला, और उसने, हमने देखा भी सामने कि एक चेक लिया था, चेक पे साइन किया और 50,000 रुपये उसको दे दिया, ऐसा दे दिया। ठीक है, चलिए मान लीजिए थोड़ा थोड़ा मान ले लेते हैं, 30,000 कर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्या है, टीडीएस के चक्कर लगा देंगे, तो 30,000 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जो 30,000 रुपये गया, ये तो अगर बोलेगा आपको कि इसको ना आप लिख दो, जो रेंट गया उसको लिख दो, तो आप क्या करेंगे? हिंदी में लिखना चालू करेंगे, हाँ रेंट दे दिया या रेंट पेड, अंग्रेजी में लिखेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको बोला लिख दो, तो आपको जो लिखना है वो लिखना है डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में लिखना है। यानी जो चीजें हो रही है आपके बिजनेस में उसे डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? डेबिट क्रेडिट फॉर्म लिखने के लिए कुछ आपके मूल आधार हैं, यानी कि गोल्डन रूल्स हैं, उसको जरा देखते हैं पहले। ठीक है, गोल्डन रूल्स। अंशु पहली बार कर रहा हूँ ना, तो क्यों मजे ले रहे हो आपस में बैठ के, है ना? मना थोड़ी कर रहे हैं यार तुम लोग को। बाहर चले जाओ आराम से, ऑनलाइन आ जाओ, वही ही हूँ करते रहना, माइक्रोफोन बंद कर देना बस, है ना? मजबूर हो तुम लोग भी और मुझे भी कर देते हो। आइए, तो सबसे पहले बात करें कि गोल्डन रूल्स जो आपसे पूछ सकता है। बचपन में गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे तीन, 1, 2 एंड 3। हाँ जी। बचपन हम आप लोग को वही है, हमारी कोर्सेज का बचपन वही है। अरे यार क्या लिखा? ठीक है, रूल 3। ठीक है, चलिए। अब जो कॉमर्स वाले हैं उस रूल को पढ़े होंगे, जो कॉमर्स वाले नहीं हैं हो सकता पढ़े भी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा दोनों हमारे लिए अभी जीरो है। तो रूल 1 की बात करेंगे। रूल 1 कहता है डेबिट द रिसीवर, और फिर इसके साथ रूल बनता है क्रेडिट द गिवर। एक मिनट, ऊपर डेबिट लिख देता हूँ सबसे बढ़िया, द रिसीवर, ये सही रहेगा। और दूसरा इधर लिखते हैं क्रेडिट द गिवर। रूल नंबर 2, डेबिट व्हाट कम्स इन। रूल नंबर इधर क्रेडिट में, व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट। रूल नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। बस, ये बेसिक रूल है, गोल्डन रूल बोलते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर याद है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यदि मैं इसको पूछूं कल परसों तरसों में और अगर नहीं आता है, तो मेरा रैंक जो बनाता हूं ना आप लोग के लिए नीचे कर दूंगा मैं। ठीक है, तो लिखना है तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं तो लिख रहा हूँ साथ साथ में। डन। चलिए, एक गोल्डन रूल्स है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। चलिए, याद है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं? बिल्कुल, आपकी इच्छा है।
चलिए लिख लिया। सर एक सेकंड। हम्म। चलिए, ये रूल आपने लिख लिया। अब इसमें थोड़ा सेव कर लेता हूँ ताकि मैं इसी को कंटिन्यू क्लास में आगे बढ़ूँ। चलिए ठीक है। अब इस रूल के मुताबिक आपको बता दें कि इसका प्रैक्टिस मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में। कि जो रिसीवर है, यानी कि जो आपकी कंपनी से कुछ रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो देने वाला है क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ें आपकी कंपनी में आता है उसको डेबिट करेंगे। जो चीज़ जाता है क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, यानी जो खर्चे हैं उसको डेबिट करेंगे। और इनकम को, इनको क्रेडिट करेंगे। चलिए, ये तो समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप करेगा, इस गोल्डन रूल्स को बताओ। ये मैक्सिमम 10 में से मैंने 6 इंटरव्यू देखा है, पूछते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैक्सिमम कैंडिडेट 1 का 3, 3 का 2, 2 का 1 करते रहते हैं। मतलब कभी 1 का यहाँ बोल दिया, वहाँ का वहाँ बोल दिया, वहाँ का वहाँ बोल दिया, बस काम खत्म। मेरे पास कॉल आ जाएगी, ये तो गोल्डन रूल्स में नहीं आ रहा है। देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले एक और बात है कि डेबिट, डीआर है ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? डेबिट। आमतौर पे शॉर्टकट किसी चीज का लिखाता है, जैसे डॉक्टर लिखाते हैं तो डीआर लिखाते हैं। इंजीनियर ईआर से होता है। फिर डेबिट के साथ जो शॉर्ट होना चाहिए वो तो डीटी होना चाहिए था, डीटी। तो ये डीआर क्यों? हाँ जी। डेबिट रिसीवर होता है। डेबिट द रिसीवर तो लॉ है, मैं कह रहा हूँ कि डीआर को हम लोग डेबिट पुकारते हैं। नहीं जी, खुजली हो रहा है तो वहीं बैठे रहो। हाँ, मतलब मैम लोग जब जैसे बोलते हैं डेबिट बोलते हैं, तो डेबिट का मतलब शॉर्ट में लिखना था तो डीटी लिख देता। फिर डीआर क्यों लिखा गया? चलिए, नहीं पता है मतलब। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला आपको ओनर ने? क्या बोला कि भाई रेंट हमने पेड कर दिया है 30,000। चेक के थ्रू पेड किया, सामने देखो। उसको इसे आप लिख दो। लिख दो का मतलब रिकॉर्ड कर दो। कहीं रिकॉर्ड कर दो, यही कहने का मतलब है ना कि जो खर्चा जा रहा है रिकॉर्ड कर दे भाई। तो भाई डी फॉर डेबिट और आर फॉर रिकॉर्ड, जो कि साइलेंट होकर के हम बात करते हैं अब शुरू से ही। इसका मतलब है डी फॉर डेबिट हो गया, जो हम सिर्फ हाफ पार्ट बात करते हैं, बोलते हैं। और आर फॉर रिकॉर्ड, जो नहीं बोलते। तो डी आर का फुल फॉर्म हो गया डेबिट रिकॉर्ड। सेकेंड, सी आर को हम लोग जनरली बोलते हैं क्रेडिट। अब यहाँ थोड़ा लगेगा, हाँ हाँ शुरुआती के सी आर होगा, तो ये भी नहीं है। अगर शॉर्ट फॉर्म कभी बनता है तो सीटी बनना चाहिए। तो सेम कहानी वहां भी है। ये रिकॉर्ड, मतलब सी आर फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। अब इस लैंग्वेज जो जो भी फिट करेंगे, हमारा रूल यही रहेगा। लेकिन जो रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड के अंतर्गत इस रूल को फिट करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं आपको प्रैक्टिकली। प्रैक्टिस उठाने के लिए आपको टैली का लेवल 1 सब ने कर रखा है। जहाँ भी नए हैं पुराने हैं लगभग सब वहाँ चले गए। उसके सेशन 3 में आपके कुछ एंट्रियां थी, हम उसको करेंगे। और देखेंगे कि हमारा जो रूल है गोल्डन रूल, कितना कारगर सिद्ध होता है उसके अंदर। फिट होता है या नहीं होता है, थोड़ा इनको देखेंगे। इनको बनाने के लिए टैली का लेवल 1 का सेशन 3 बनाने के लिए कुछ फॉर्मेट का हम यूज करेंगे। उस फॉर्मेट को हम अभी दिखाते हैं, यहाँ पर लगा भी देते हैं।
आइए ये देखिए फॉर्मेट। आपको लगेगा कमांड नहीं है तो लिख सकते हैं, लग रहा है कि कमांड हो रहा है तो आप मत लिखिएगा, लिखना कंपलसरी नहीं है हमारे लिए। हमारा मतलब इतना ही है, बस टेस्ट लूँ तो बेटर परफॉर्म करो, बस इतना ही चीज़ है। आप वो चाहे जैसे भी करिएगा। तो चलिए लेवल 1 निकालते हैं और हम करते हैं प्रैक्टिस इसी रूल को लेकर के। चलिए आइए, अभी भी कह रहा हूँ रूल याद है, मैं रूल बैक नहीं दिखाऊंगा आपको, पक्का? कोई कंफ्यूजन है रूल में? अच्छा चलिए पहले एक तो एक्सप्लेन करना ही बनता है, मैं करता हूँ। चलिए फर्स्ट वन शुरुआत करते हैं। 13 एंट्री 11 एंट्री दिख रही मेरे को। फर्स्ट जनरल एक्सपेंसेस पेड ₹2500 इन कैश रुपीज, जो भी है 2500 इन कैश डेटेड 1/4/25। मैं यहाँ कोई डेट नहीं डालूंगा, बल्कि यहाँ पर हम डालेंगे .1, यानी कि पहली कर रहे हैं। यहाँ पर जो बन रहा है वो लेजर लिखा हुआ है, लेजर। इसका मतलब है कि इसकी एंट्री करने में कौन से लेजर की नीड पड़ेगी। इस पे लेजर दो नीड पड़ रही है, कौन कौन सा? एक जनरल एक्सपेंसेस और दूसरा कैश की। तो चलिए लिख देते हैं या पेस्ट कर देते हैं, एक ही बात है। कॉपी किया एंड पेस्ट किया। यानी फर्स्ट यूज कर रहे हैं जनरल एक्सपेंसेस लेजर को, और सेकेंड हम यूज कर रहे हैं कैश को। कैश को अब यहां समझते हैं, रूल लगा रहा हूं मैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जनरल एक्सपेंसेस का रूल नंबर कौन सा फिट होने वाला है यहाँ पर? रूल नंबर 3rd। मैं यहाँ पर रूल लिखूंगा यहाँ पर कि किस रूल के थ्रू ये चल रहा है। रूल नंबर 3rd से आने वाला है, क्योंकि रूल नंबर 3rd क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमें डेबिट पकड़ना है, तो रूल नंबर 3rd से यूज हो रहा है। 3rd रूल यहाँ लिखा मैंने। तो ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मैं यहाँ डेबिट कर दिया और अमाउंट डाल दिया 2500 का। कैश का क्या हो रहा है? कैश से पेमेंट कर रहे हैं, यानी गोज आउट कैश। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। तो कैश का रूल कौन सा फिट हो रहा है? रोल नंबर 2 फिट हो रहा है, यानी गोज आउट, कैश इज गोज आउट, क्रेडिट फिट हो गया। अब इसके थ्रू हमने किया क्रेडिट, डाल दिया अमाउंट 2500 रुपये, एंट्री बन गई, रिकॉर्ड हो गया। लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को चाहिए होता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर, जैसे टैली। आप ऑलरेडी कर चुके हैं लेवल 1, सभी कोई कर चुके हैं, जो अभी एडमिशन लिया तो भी कर चुके हैं। तो उनके मार्फत हम थोड़ा और थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि उसमें इस लेजर के बारे में बताना पड़ता है कि ग्रुप क्या रहेगा। तो इसके ग्रुप रहेगा इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ग्रुप कैसे बनता है वो ग्रुप क्लासेस में बाद में बात करूंगा, फिलहाल तो आप यहाँ याद करने की बात है, कर लेते हैं। और कैश का ग्रुप रहेगा कैश इन हैंड। इसके बाद रहेगा एंट्री करने के लिए फंक्शन की। तो आपने क्या यूज किया था? F5, फंक्शन नंबर 5। अब रही बात, जो एंट्री हम करते हैं उसका एंट्री का इफेक्ट दो जगह जाता है, या तो पीएल अकाउंट जाता है या बैलेंस शीट जाता है। तो जनरल एक्सपेंसेस का घर कहाँ पर है? पीएल में, क्योंकि ये रूल नंबर 3rd से लागू हो रहा है। रूल नंबर 3rd एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस पीएल का पार्ट है, इसलिए एक्सपेंस के साइड में फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि हम ऑल एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, एक्सपेंस यहाँ बढ़ रहा है। कैश हमारे लिए बिजनेस का पीएल अकाउंट में जाने वाला आइटम है या बैलेंस शीट जाने वाला है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किधर जाने का है? असेट से, तो असेट यहाँ पर कम हो जाएगा। तो हमने क्या क्या नहीं भरा? हमने नहीं भरा टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं भरा, बाद में भरेंगे। EILA ये क्या है बाद में बात करेंगे, वो हम बाद में करेंगे बात। जो अभी फिल किया उनके बारे में बताएं कि 0.0001%
क्या रट्टा लगा दिया या समझ में आ गया, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लैंक करके आपसे पूछूंगा। बस 11 खत्म, उसके बाद टेस्ट। लग रहा है? तो पहले क्या सोचने का होता है कि लेजर क्या बनाना चाहिए, तो लेजर पहले तय करिए। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे, रूल याद होना चाहिए। उसके अलावा अमाउंट डाल दीजिए, ग्रुप है, फंक्शन की है, इफेक्ट कहाँ जाएगा, ताकि टैली के अंदर भी एंट्री हम सही से कर लें। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। लॉजिक भी बता दिया रूल नंबर 3 और 2 से, तो लॉजिक आप वहां से ध्यान रखेंगे कि 3 में क्या कहता है। यहाँ आइए, अब सेकेंड पॉइंट बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ₹8,000 डेटेड, यानी सेकेंड वाली एंट्री हम कर रहे हैं। क्या क्या लेजर यूज होने वाले हैं? लेजर यानी कह रहा है कि जो बकाया सैलरी है वो पेड की 8,000 का, तो लेजर बकाया सैलरी बैलेंस शीट के अंदर पड़े होते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर बकाया सैलरी आपको देखने को मिलेगा सैलरी पेबल के नाम से, ये देखिएगा। तो एक लेजर बनने को रेडी है आपका यहाँ पर सैलरी पेबल। और दूसरा, जब हम पेमेंट कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी पहले का बकाया जब पे कर रहे हैं, तो पेमेंट कैसे कर रहे हैं? यूबीआई के थ्रू से। तो दूसरा लेजर बनने वाला है बैंक का यूबीआई। अभी 2 लेजर बनने वाले तो हैं, लेकिन अब रूल फिट करेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी सैलरी हमने पेड किया है तो किस रूल से फॉलो करेगा। थर्ड वाला में क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यही कहता ना। चलिए, अगर ये एक्सपेंसेस का रूल फॉलो होता तो ये पीएल में जाता, बैलेंस शीट से नहीं आता लेजर। ये सैलरी पेबल कहाँ से उठा के लाया मैंने? बैलेंस शीट से। और आप बोल रहे हो एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम का लेजर अगर हुआ होता तो पीएल से उठा के लाते। ये तो बैठा हुआ था बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका मतलब है रूल नंबर 3 नेवर इस्तेमाल, इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो बताएं कि किस रूल से फॉलो कर रहे हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो सैलरी पेबल का नाम जो आपने किया था। सेकेंड, तो सेकेंड में कहता है कि व्हाट कम्स इन, कोई चीज आती है तो डेबिट करेंगे, कोई चीज जाता है तो क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या आ रहा है? क्योंकि डेबिट हो रहा है, वहां पर देख ही रहे हो डेबिट हो रहा है, और आप लगा रहे हो तुक्का मार के सेकंड वाला रूल। आ रहा है तो लगा रहे हैं ना तुक्का, भाई ये ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि डेबिट, मुझे तो डेबिट ढूंढना है, मुझे तो डेबिट ढूंढना है ना। तो वो भी आपको यहाँ पर अब तुक्का ही मार रहे हो, क्योंकि व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, आ क्या रहा है? तो आप बोलोगे रूल नंबर 1, और तो कोई चारा नहीं आप। तो रूल नंबर 1 कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का मतलब कोई व्यक्ति रिसीव कर रहा है, तो नाम ही नहीं है व्यक्ति का, तो सैलरी पेबल है, किसी का नाम थोड़ी ना सैलरी पेबल। इसका मतलब है कि जब लेवल 1 बनाया था हमने, तो भी तो वहां पर जो बेसिक रूल जो पढ़कर आए 11th 12th का, वो भी यूज नहीं हो पाता है, काम ही नहीं होता उससे। तो मतलब ये समझिए, हमें आधी दूर तक ले जाएगा और पटक के खत्म। इसीलिए इससे हमारी लाइफ फिनिश हो जाती है। तो हमें गोल्डन रूल्स यूज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए प्रोफेशनल रूल्स ऑलवेज। बट हम दोनों साइड से बात करेंगे फिलहाल तो अभी, ताकि आपका पहले का याददाश्त भी ताज़ा रहे। लेकिन आपको जो कमी है वो कमी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो लीजिए, अब रूल लागू कर रहे हैं, प्रोफेशनल रूल्स। ये भी आपको तोती की तरह याद होना चाहिए, बस कल ही पूछने वाले हैं, ज़्यादा देर लगेगा भी नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, रूल, 2 ही रूल है इसके अंदर, 4 3 5 कोई रूल नहीं है। रूल नंबर 1, आइए। रूल 1 में कहता है कि ऑल असेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। यानी कंपनी में पहले पहचानिए कि क्या वो आपके लिए असेट्स है, क्या आपके लिए वो खर्चे हैं। अगर हैं तो वो डेबिट होंगे। रूल नंबर 2, ऑल लाइबिलिटीज एंड इनकम आर क्रेडिटेड, आर क्रेडिटेड। बस, रूल फिनिश।
रूल नंबर 2 कहता है कि ऑल लायबिलिटीज एंड इनकम आर क्रेडिटेड, यानी सारे लायबिलिटीज और इनकम क्रेडिट होते हैं। ठीक, इस रूल को लिखना पसंद करेंगे या इतना लग रहा है कि मेरा दिमाग इतना शार्प है कि मैं तो ग्रैस्प कर रहा हूँ? मुझे लिखना पड़ता हाँ, आप मर्जी है। तो आप देख लीजिए, आपके पास कॉपी वगैरह नहीं है आज, इसलिए लिख नहीं रहे, ये लिखना पसंद नहीं करते आप। अच्छा, आपके पास रिकॉर्डिंग जाएगा, उससे लिख लेना। ठीक है, मैं आपको फाइल नहीं भेजूंगा ये वाली। चलिए, ये दो रूल आप देख रहे होंगे। इसलिए अब मेरा पुराना रूल जो बचपन से रूल 11 12 से रूल चल रहा था, वो हर जगह काम नहीं करता, फंस जाते हैं हम लोग। लेकिन ये रूल हर जगह काम करेगा। चलिए, तो लिख लिया होगा। अब मैं आ रहा हूँ आगे की बात। अब फिट करते हैं जरा यहाँ पर इसको लेकर के। अगर मैं पहले रूल में चलूँ और फिट करता हूँ इस गोल्डन रूल्स को हटा करके प्रोफेशनल रूल को, तो हम कैसे फिट करेंगे? देखिए, आपको पहचानना जरूरी है कि बिजनेस में क्या असेट्स है और क्या एक्सपेंसेस हैं और क्या लायबिलिटी है और क्या इनकम है, क्योंकि यही चार चीज़ों से हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। असेट्स है तो वो बैलेंस शीट का पार्ट है, एक्सपेंस है तो पीएल का पार्ट है, लायबिलिटीज है तो बैलेंस शीट का पार्ट है, और इनकम है तो पीएल का पार्ट है। तो इसका रूल एक शॉर्टकट में क्या बन गया? वैसे तो रूल यही हो गया, लेकिन शॉर्टकट में क्या बन गया? पहले मुझे ढूंढना है कि क्या वो असेट्स है, क्या वो एक्सपेंसेस है। अगर हाँ है और हमारे बिजनेस में आ रहा है वो, तो आ रहा है मतलब बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मैंने किसी को पैसे दिए खर्चे करने के, बढ़ रहे हैं, तो भैया बढ़ रहा है तो डेबिट करने का। और अगर उल्टा असेट्स बेच रहे हैं, जा रहा है असेट्स, कम हो रहा है या खर्चे कम हो रहे हैं, तो क्रेडिट करने का। अगर डीआर से बढ़ता है तो सीआर से कम होगा, सिंपल सी बात। फिर थोड़ा एक लाइन छोड़ने के बाद मैं लिखता हूँ। फिर आपको यह पता करना है कि बिजनेस की लायबिलिटी क्या है और इनकम क्या है। अगर आपको लग रहा है लायबिलिटी हमारे बिजनेस की बढ़ रही है, किसी से पैसे लिए, लोन लिए, उधारी लिया, बढ़ रहा है, और इनकम बढ़ रहे हैं, तो क्रेडिट कर देगा। और लग रहा है यार लोन तो पे कर दिया, छुट्टी हो गया, अच्छा हुआ, घट रहा है, तो डेबिट करने का। और इनकम अगर लग रहा है घट रहा है, तो क्रेडिट करने का। तो जिस नियम से बढ़ता है उसके अपोजिट नियम से घटते हैं, इसलिए कहा गया ऑल एसेट एक्सपेंस आर डेबिटेड। इसका मतलब है सारे एसेट एक्सपेंसेस अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे, लेकिन क्रेडिट का कोई नियम नहीं दिया। इसका मतलब है घटेंगे तो क्रेडिट होगा। ऑल लायबिलिटी इनकम आर क्रेडिटेड, इसका मतलब है कि लायबिलिटी और इनकम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, और घटेगा तो हमने लिखा नहीं, मतलब डेबिट हो, मतलब उल्टा चलेगा, ये डेबिट हो गया। क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से कम होगा, डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से कम। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, कल बस पूछने वाला। लिख लिया होगा? चलिए, तो अब इसे फिट करते हैं वहां पर। हाँ, लिखो 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 आराम से। आज लेवल 1 करेंगे टैली का, लगातार 2 3 दिन में इसको फिनिश करना है मुझे। टैली का लेवल 1 11:30 में। चलिए 2 मिनट और, क्योंकि हमें इसको नियम को फिट करना भी है। यहाँ आइए, अब मुझे पहले नियम को फिट करके दिखाते हैं कि पहला नियम को फिट करना तो क्या करेंगे। पहले नियम को फिट करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक्सपेंसेस और कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या है, पहचानना बहुत जरूरी है। इसीलिए ई फॉर एक्सपेंस, आई फॉर इनकम, एल फॉर लायबिलिटी, ए फॉर असेट, ये चार चीजें इसके अंदर है। हमने इस तरह शॉर्ट में लिखा है EILA। क्या बिजनेस के लिए क्या है ये? जनरल एक्सपेंसेस, खर्चा है, मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, क्या वो बढ़ रहा है? अगर खर्चा आप बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। नियम क्या कहता है? एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। और कैश, अगर खर्चे आप किसी को पे करिएगा तो कैश बिजनेस के लिए क्या है? असेट है, और असेट घट रहा है, तो असेट घटेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे।
यानी उधर से असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करें, बस फिट हो गया। अब सोचिए इसमें कितना दिक्कत आ रहा था, हमें बेसिक रूल को फिट नहीं कर पा रहे थे, अंदाजे मारे जा रहे थे 3 2 1 और कोई ठीक नहीं था। अब जरा फिट करते हैं, जरा समझते हैं कि सैलरी पेबल हमारे बिजनेस के लिए क्या था, क्योंकि हमें वो वहां से लाए ना, बैलेंस शीट से लाए, तो लायबिलिटी। अब लायबिलिटी यहाँ पे करके बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ? कम कर रहे हैं, क्योंकि पे कर रहे हैं तो घटा रहे हैं, ठीक है। और अगर पे करेंगे तो हमारा यूबीआई बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या है? असेट है। असेट भी तो घटेगा ना, जाएगा भाई, असेट घट रहा है। तो सोचिए लायबिलिटी घट रहा है और असेट घट रहा है, तो क्या करने का है? लायबिलिटी घटने का डेबिट, और असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। आप नियम अगर याद होगा तो कर लोगे, कोई टेंशन नहीं हुआ आपको। आपको टेंशन हुआ ही नहीं है कि कौन सा रूल 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, 5 लगाऊं, कुछ नहीं। तो आपको आदत सेकंड वाले पे आना है। पहले वाला याद है तो अच्छी बात है, अगर वहां फिट हो जा रहा है तो ठीक है, कर दो, मना को क्या कर रहा है, डीआरसीएस मतलब है। लेकिन मोस्टली जगह फंसेंगे एडवांस एंट्री में, इसलिए आपको इस्तेमाल इसे करना है, उसे नहीं करना। चलिए कल का टास्क, कल आपको बिल्कुल गोल्डन रूल्स, प्रोफेशनल रूल्स अच्छे से बिना अटके हुए आपको याद हो जाना चाहिए। और बाकी चीजें तो करा रहे हैं, तो इसमें से 2 ही करा है, जब 11 हो जाएगा तो फिर एक टेस्ट होगा। ध्यान रखिए।